बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 जून 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। उम्मीद है आपने काफ़ी अपने काम निपटा लिए होंगे क्योंकि आज आपको छुट्टी थी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं मशकूर हूँ, मैं मकरूज हूँ आपकी मोहब्बतों का कि जब आप YouTube क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ऐसी ऐसी डिशेस मौजूद होती हैं, यानी डॉक्टर शहबाज गिल की शक्ल में, डॉक्टर मुईद पीरजादे की शक्ल में, साबिर शाकिर की शक्ल में, इमरान रियाज खान की शक्ल में, फिर भी आप मुझे क्लिक करते हैं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुझ जैसे बंदे को आप 50% 18 मिनट सुनते हैं, 19 मिनट सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि लोग 18 या 19 मिनट का वीलॉग नहीं करते और आप मेरी बात इतनी सुन लेते हैं, इसके लिए मैं आपका इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूं। मैं भी कोशिश करता हूं कि कोई चीज आपको नहीं दी जाए और ये जो मार्केट में खबरें वो मैं आपको देता हूं, लेकिन उनका जो निचोड़ है वो भी आपके सामने रखता हूं कि असल में सिचुएशन क्या है। आज हम 4 मुद्दों पे एक बार फिर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इलेक्शन पे। 20 कनालां दी कोठी विच 5,40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीजां कित्थों आईयां? ये सवाल है जो कि 78 से ज़हन में गूंज रहा है। 3 मनकूहा बीवियां और ढेर सारे कुत्ते। ये खाली 4 टांगों वाले कुत्ते नहीं हैं, इसमें फैसल वाडा और अंसार बासी, मुनीफ फारूक 2 टांगों वाले भी कुत्ते। आप 8 फरवरी और 2024 को रो रहे हैं ना, मैं आपको पाकिस्तान का पहला इलेक्शन बताऊंगा, जो पाकिस्तान का पहला इलेक्शन हुआ और उसका एक चश्मदीद गवाह जो उसमें अफसर था, उसके तजर्बात आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में ये इलेक्शन का धंधा ये क्या होता है, किस तरह होता है और लोग किस तरह असेंबलियों में पहुंचते हैं। हमारा दूसरा मुद्दा होगा कि मैं इमरान खान पर तनकीद पे शर्मिंदा हूं। इमरान खान पे बहुत तनकीद हुई। 2018 में आया एक ऐसा शख्स जो कभी ना वजीर रहा, जो किसी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन नहीं रहा, वो वजीर आजम बना। और आपको याद होगा पहले दिन जब उसने असेंबली में खिताब करने की कोशिश की तो इन लेतरों ने उसके साथ क्या हशर किया। मैं इमरान खान पर तनकीद करने वालों में शामिल था, लेकिन अब इमरान खान उनके मुकाबले में क्या लगता है ये आपके सामने रखना है। तीसरी जो अहम खबर है, जिस तरह मैंने बताया कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद ये अफवाहों की ज़द में रहते हैं। अब ताज़ा तरीन खबर जो है, हमारे बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, बड़े क्रेडिबल हैं, उन्होंने ये खबर दी है एक इंतहाई अहम जर्नल की मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ। ये जर्नल कौन है? इनके इमरान खान के साथ ताल्लुकात थे और हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनका नाम आ रहा है कि उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कौमी हुकूमत की दावत दी है। ये जर्नल कौन है ये आपको बताऊंगा। और आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को शौक है कि वो पाकिस्तान में जनरल बने, जरूर बने। अगर किसी को शौक है कि वो MNA बने, जरूर बने। MPA बने, जरूर बने। हुक्मरान बनना है, जरूर बने, लोगों से वोट ले, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत होंगी, शराइत होनी चाहिए। वो शराइत आज डिस्कस करेंगे जिससे इस मुल्क का किबला सीधा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले कुछ अहम मुल्की और गैर मुल्की खबरें आपके सामने रखनी है। मसलन इजराइल ने जो है वो एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका को एक और 9/11 की जरूरत है। आपको याद होगा जब ट्विन टावर से जहाज टकराए थे और अफगानिस्तान पे हमला हो गया था, उसका जिम्मेदार उसामा बिन लादेन को करार दिया गया था और पाकिस्तान को फोन करके कॉलिन पावल ने कहा था, रिचर्ड आर्मिटेज ने कहा था कि आप हमारे साथ हैं या हमारे मुखालिफ हैं, वरना हम आपको पत्थरों के दौर में वापस भेज देंगे। और एक फौजी जनरल वो उल्टा लेट गया था अमेरिका के सामने। फिर जो कुछ हुआ उस पर मुख्तलिफ तहकीकात हुई और यानी कहा गया ज्यादातर लोगों की तरफ से कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब ये धमकी दी है इजराइल ने कि वो
मुआहदा कर रहा है ईरान के साथ, तो उसको 9/11 की जो है ना एक और या पर्ल हार्बर की जरूरत है। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपने कोई क्लासिक फिल्म देखनी है तो आप पर्ल हार्बर देखें। पर्ल हार्बर से पहले अमेरिका दूसरी जंग अजीम में नहीं था। जापानियों ने पर्ल हार्बर पे हमला किया, उसके बाद अमेरिका जंग अजीम में शामिल हो गया। बाकी हिस्ट्री है। तो इसको अमेरिकियों ने बड़ा माइंड किया है। अमेरिकियों ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि वो इजराइल पे इतनी बमबारी करें कि उनको पत्थर के दौर में वापस भेज दें। ये अपने आप को समझते क्या है। अमेरिकियों ने इस बात को बड़ा माइंड किया है जब इजराइल की तरफ से ये ट्वीट हुआ है। थोड़ी देर बाद ट्वीट को तब्दील कर दिया गया है कि गलती हो गई है क्योंकि वो तो हमारा बाप है। ठीक है, नाजायज है, लेकिन अमेरिका में नाजायज बाप होना, इजराइल में नाजायज बाप होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर ट्वीट को अपडेट किया गया है। बहरहाल तीर कमान से निकल चुका है। इस तरह कनाडा की एक लीडर है मे एलिजाबेथ, उन्होंने तमाम बीमारियों, तमाम तखरीबकारियों और तमाम कत्ल गारत का जो जिम्मेदार है वो बेंजामिन नेतन्याहू को करार दिया है। ये शख्स जब से दुनिया के नक्शे पर जाहिर हुआ है तो इसने ना खुद सुख का सांस लिया है, ना दुनिया को लेने दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जिनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं और मुनाब 167 या 163 ये नाम है वफ्द का, क्योंकि उन बच्चियों को नहीं भूल रहा। ईरानी वफ्द भूलना भी नहीं चाहिए। जो शहीद हुई उनके वफ्द का वही नाम रखा गया है। और मान न मान मैं तेरा मेहमान, इधर से अर्दली ने जहाज पकड़ा, जिनेवा पहुंच गया। सफारत खाने के 2 बंदे मौजूद थे इस्तकबाल करने के लिए। फील्ड मार्शल साहब ने जहाज पर टाकी मरवाई और फील्ड मार्शल साहब या उड़ान भर चुके हैं या उड़ान भरने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हम भी जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट शख्सियत आ रही हैं तो वो कतर के वजीर आजम हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। और अमेरिका की तरफ से जो यहूदियों के नुमाइंदे गिने जाते हैं, जेरेड कुशनर जो दामाद हैं ट्रंप के, और स्टीव विटकॉफ, ये जो है ना नुमाइंदे हैं, इनकी शिरकत जो है वो समझी जा रही है कि वहां पे ये शरीक होंगे। इसी दौरान लेबनान पर बमबारी होती है और बड़ी वहशियाना बमबारी होती है जिसमें 20 अफराद शहीद हो जाते हैं। और ये वो पॉइंट है जहां पे ईरान बिदक सकता है और ईरान अपना हुर्मुज बंद करने का ऐलान कर चुका है और वो उसको बंद भी कर सकता है। उसने पहले भी करके दिखाई है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर अंसार अब्बासी ने आज जंग में दी है। अब्दुल्ला बिन उबई है, मुनाफिक आदमी है, सफेद दाढ़ी है, सफेद बाल है, लेकिन जर्नैलों के जेर जामा में रहता है। कहता है मुझे मस्त माहौल में जीने दे। तो इसने कहा है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो है वो राब्ते तेज हो गए हैं। कल परसों कौमी असम्बली में असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, अर्दली हो गया, ख्वाजा आसिफ हो गया, इनके साथ जो है वो मुलाकात की तस्वीरें आई हैं। बड़ी हंस हंस के बातें हो रही थी। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि ये इन लोगों के साथ कैसे मिलते हैं, जिन लोगों ने इतने मजालिम ढाए, जिन लोगों ने इलेक्शन चोरी किया, जिन लोगों ने कौम के साथ धोखा किया, फिर भी ये उनके साथ मिलते हैं। बहरहाल उनका दिल गुर्दा है। चौथी खबर यह है कि बनू में रिमोट कंट्रोल 2 धमाके हुए हैं। पहले धमाका हुआ, फिर जब इमदादी सरगर्मियां शुरू हुई तो दूसरा धमाका हुआ। इसमें 7 अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं, जान बहक हो गए हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिनकी ये जिम्मेदारी है, जो फील्ड मार्शल हैं, वो जिनेवा के लिए उड़ान भर चुके हैं। वो अच्छा सूट पहन के गए हैं, वहां पे वो हंसेंगे, वो जफियां डालेंगे। सुना है वहां पे जेरेड कुशनर को सीने से लगाया गया है। इनको बहुत अच्छे लगते हैं यहूदी। ये इमरान को यहूदी जंड कहते थे। उस दिन जब अर्दली ने साइन की तकरीब टीवी पे दिखाई है तो एक जादू टूने की किताब रखी हुई थी यहूदियों की अर्दली के पीछे। ये भी किसी को दिखाने के लिए मैसेज था कि हम आपके भाई हैं, हम आप जैसे हैं, हम आप जैसे कातिल हैं, हम आप जैसे जालिम हैं। जिस तरह आपने गजा में किया, हमने पाकिस्तान में किया, कश्मीर में कर रहे हैं, बलोचिस्तान में कर रहे हैं। बहरहाल जिनकी ये जिम्मेदारी थी वो जिनेवा जा चुके हैं और जिनेवा जो है ना हंस हंस की बातें होंगी और इसी काम की
कौम इनको तनख्वाह देती है। इसी काम के लिए अभी 3000 अरब का बजट रखा गया, लेकिन वो अपना काम जो है ना, पाकिस्तान में कोई भी अपना काम नहीं करता, तो बहरहाल वो भी नहीं करते। उसके बाद जो पांचवी खबर है वो ये कि 100 अरब डॉलर्स का हिसाब लगाया गया है कि जो ईरान के हैं मजमूई तौर पे 100 अरब। अब अमेरिका और कतर ने आपस में गुफ्तगू की है और अमेरिका और कतर इस बात पे इत्तेफाक कर गए हैं कि 6 अरब डॉलर्स फौरी तौर पे ईरान को रिलीज कर दिए जाएं ताकि मुज़ाकरात में जान पड़े। इत्मीनान साजी के इकदामात के लिए जो है वो ये 6 अरब डॉलर्स ये आज या कल रिलीज हो जाएंगे और ये ईरान को मिल जाएंगे। अगर ये ईरान को मिलते हैं तो ईरान के मौकिफ को काफी तकवीयत मिलेगी। हमारा जो आखिरी मुद्दा है ना, आखिरी मीन के जो हमारा थंबनेल पे आखिरी मुद्दा है वो ये है कि अगर किसी ने जनरल बनना है, हुक्मरान बनना है, जो मर्जी है बनना है, बड़े शौक से बने, लेकिन वफादारी का फिल्टर क्या है? पाकिस्तान से वफादारी का फिल्टर है कि जिसको इक्तदार का शौक, मेंबर असेंबली बनने का शौक है, सिविल सर्विस का शौक है, जज बनने का शौक है, आला सरकारी ओहदों का शौक है, जनरल बनने का शौक है, उस पर पाबंदी होनी चाहिए कि अब बने, इनके बाद बने। इसका और इसके बीवी बच्चों का बैरून मुल्क बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। पहली शर्त। बैरून मुल्क अपने और बीवी बच्चों के नाम पर जायदाद नहीं होनी चाहिए। बीवी बच्चे बैरून मुल्क मुकीम नहीं होने चाहिए। बशमूल अहलो अयाल किसी और मुल्क की शहरियत नहीं होनी चाहिए। रिटायरमेंट या मुद्दत मुलाजमत या ओहदा खत्म होने पर बमाए अहलो अयाल बैरून मुल्क जाने पर 10 साल की पाबंदी होनी चाहिए। उधर रिटायर होते हैं, उधर बाहर निकल जाते हैं, ताज़ा ताज़ा राज इनके दिलों में होते हैं और आपको पता है कि ये डॉलरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये करारदाद पार्लियामेंट में पेश होनी चाहिए और इतनी ही तेजी से पास होनी चाहिए जितनी तेजी से मोबाइल टावर लगाने का बिल पास हुआ। वो भैंस ने कराया, अब दोस्त की तरफ मुंह है जिसका। इमरान खान को अपने इक्तदार में ऐसे इकदामात करने चाहिए थे। इस कानून के पास होने के बाद सिविल सर्विस, सियासत, अदलिया और फौज में वो लोग आएंगे जिनका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर होगा। ऐसे लोग इस मुल्क को जन्नत का नमूना बनाएंगे। वैसे ये कानून तकरीबन ईरान और चीन में नाफिज है, जिनका यहां इंटरेस्ट ही नहीं है। यानी जो है ना वो होटलों में जीते हैं और अस्पतालों में जाकर मरते हैं, फिर इनके अहले खाना वो लाशें भी नहीं लेते कि हमें डर लगता है, हमें खौफ आता है। दीन के करीब ये नहीं जाते, इनको दीन का पता नहीं होता, नहलाना कैसे है, दफनाना कैसे है, तो फिर मेट्रोपॉलिटन के हवाले कर देते हैं या बल्दियाती इदारों के हवाले कर देते हैं और ये फिर जो कुछ इन्होंने कमाया होता है वो फिर बाद में दूसरे लोग मौजें करते हैं और हिसाब जो है वो इनको देना पड़ता है। हमारा जो दूसरा मुद्दा है ना, ये है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DGISPR आसिम सलीम बाजवा। इनके बारे में वसूख से कहा जा रहा है कि इनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से और इमरान खान को फिर पेशकश कर दी गई है। पेशकश किसकी की गई है? पेशकश की गई है कौमी हुकूमत की। ये कौमी हुकूमत बनाते हैं, PTI उसमें शामिल हो, मिशत को खड़ा करते हैं और तकरीबन 29-30 तक इमरान खान सब्र करें, 2029 तक, 2030 तक, उसके बाद इलेक्शन करा दिए जाएंगे। ये बात इसलिए थोड़ा सा इसमें वजन लगता है कि आसिम सलीम बाजवा को रिटायरमेंट के बाद इमरान खान ने CPEC का जो है वो मुशीर मुकर्रर किया था, उनको CPEC का सरबराह मुकर्रर किया। लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि फिर इनका बहुत खौफनाक स्कैंडल आया और स्कैंडल था पापा जॉन्स का। ये कोई फ्रेंचाइज है पिज्जा की बड़ी मशहूर और कहते हैं कि अरबों डॉलर्स का बिजनेस है इनका और इनके भाइयों का, तो इन पे ये बात भी आई थी। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि मेरी जो राय है, जाती राय, वो ये है कि शोले में कहा था बसंती ने कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो फिर क्या खाएगा,
اور کس طرح کام کرے گا۔ اگر یہ جرنلز عمران خان کو نکالتے ہیں، یہ اشرافیہ، یہ حکومت عمران خان کو باہر نکالتی ہے، تو پھر اس حکومت کا کیا بنے گا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ عمران خان عوام میں نہیں آئیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان وہ وزیر اعظم ہیں، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو تقریباً ہر مہینے ان کا جلسہ ہوتا تھا۔ یہ اردلی کرے نا جلسہ کہیں پہ، لاہور میں کر لے، شیخو پورہ میں کر لے۔ وہ ایک جاہل اجاڑ رانا تنویر کہہ رہا تھا کہ میں عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں الیکشن لڑنے کا، اس کے علاقے میں کر لے، کرے نا۔ عمران تو ہر مہینے کرتا تھا۔ یعنی عمران خان کا جو پیڑ لین میں جلسہ تھا نا، جس میں عمران نے سائفر لہرایا تھا، بی بی سی کے مطابق اس وقت اس گراؤنڈ میں 9 لاکھ سمیں ایکٹیو تھیں، 9 لاکھ۔ اس جلسے میں بھی گیا تھا جب خان صاحب نے سائفر لہرایا تھا، اور آپ یقین کریں کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ موسم ایسا تھا، میں یعنی بہت جلدی گیا تھا آگے تاکہ خان صاحب کے قریب بیٹھوں، لیکن اتنا لوگ ہو گیا، میں جو ہے نا جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میرا ایک مسئلہ ہے کہ رش ہوتا ہے نا، میرا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں جمعے میں آخری صاحب میں کھڑا ہوتا ہوں دروازے کے پاس، جلسے میں میرا دم گھٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے نکل آیا اور مین روڈ پہ آ کے نا، ادھر ساتھ ہی مین روڈ ہے، میں وہاں گرین بیلٹ پہ بیٹھ گیا، بالکل اکیلا۔ وہاں پہ بیٹھ کے میں سنتا رہا، خالی نظر مجھے کچھ نہیں آتا تھا۔ ویسے بھی رات ہو گئی تھی، رات کو مجھے ویسے ہی نظر نہیں آتا۔ تو عمران خان تو جلسے کرتے تھے، یہ کریں آئیں لوگوں میں جو بڑی باتیں کرتے ہیں، فیوریٹ فیلڈ مارشل، فیوریٹ اردلی، ٹرمپ کی آشیرواد حاصل ہے، لوگوں میں آئیں۔ عمران خان تو آتے تھے۔ بہرحال اگر عمران خان سے یہ توقع لگانا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ لوگوں میں نہیں آئیں گے، یہ پھر عمران خان نہیں ہوں گے، یہ کوئی اور ہوگا۔ عمران خان جو ہے وہ اپنی قید کے قیدی بن چکے ہیں۔ عمران خان کشتیاں جلا چکے ہیں۔ طارق بن زیاد آپ نے سنا ہوگا، جبل الطارق آپ نے سنا ہوگا، اندلس سنا ہوگا، بالکل اسی طرح عمران خان کشتیاں جلا چکے ہیں، 74 سال کے وہ ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ خبریں شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، ان کو ڈاکیے کے طور پر یا قاصد کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ عمران خان نے ان کے ساتھ کون سی بات کی ہے، کیا کہا ہے، اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی، لیکن بڑے کریڈیبل صحافی، یعنی جس طرح سبی کاظمی ہیں، اس طرح کے صحافی جن کے سورسز ہیں، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب میں نے جس طرح کہا کہ عمران خان پہ جو ہے وہ بڑی تنقید ہوئی، ان میں بھی شامل تھا۔ عمران خان پہ تنقید کرنے والوں پہ ہر کوئی کہتا مزہ آیا تبدیلی کا، گھن مزے تبدیلی دے، یہ ٹرکوں والے نے جو ہے نا پیچھے لکھا، بڑا لوگوں نے، بیانیہ جرنیلوں نے، پیچھے جرنیل تھے، بیانیہ انہوں نے بنوایا، لیکن وہ لوگ جو ہے نا بہت جلدی، عمران خان کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، لوگ گھبرا گئے۔ جی عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور میں بہت غلطیاں کی اور عوام کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا۔ میں بھی بہت مایوس ہوا اور خوب تنقید کی، لیکن جو کچھ پچھلے 1 سال میں ہوا، اس کے بعد مجھے عمران خان کا دور جنت لگتا ہے۔ ڈالر 186 پر تھا، جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھی، پناہ گاہ میں غریب ترین سکون سے سوتا تھا، بھوکا کوئی نہیں سوئے گا پروگرام کے تحت جگہ جگہ غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست تھا، غریب کے لیے احساس پروگرام بھی تھا، ہر غریب کے لیے، پاکستانی کے لیے 10 لاکھ کا صحت کارڈ بھی تھا، ایکسپورٹس میں ریکارڈ اضافہ بھی تھا، اوورسیز ترسیلات 20 ارب سے 32 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، 3 بڑے ڈیموں پر تیزی سے کام ہو رہا تھا، بھارت کی فضائی یلغار کا منہ توڑ جواب دیا، لیکن ایک شخص کے نزدیک عمران خان ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے رجیم چینج کا ڈرامہ کیا، رات کو عدالتیں کھلوا کر، اتحادی جماعتوں کی وفاداری بدل کر، پی ڈی ایم بنوا کر، اور جو کچھ پچھلے 50 سال میں ہوا، آج کس منہ سے کوئی عمران خان پر تنقید کر سکتا ہے، جبکہ پچھلے 50 سال میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے
30 साल और डिक्टेटर्स के 20 साल दौर को भूलकर सिरे महाल स्विस अकाउंट्स एवनफील्ड अमेरिका की एक कॉल पर अमेरिका की जंग, एबटाबाद ऑपरेशन की शर्मिंदगी, पाकिस्तानियों को बेचकर डॉलर, पाकिस्तान की रोशनियों को अंधेरे में धकेल कर, कारगिल हार कर, आईपीपी जैसे मुल्क दुश्मन प्रोजेक्ट्स करवाकर, मुल्क की जड़ें खोखली करके, आरओ इलेक्शन करवाकर, एपीएस में बच्चे शहीद, 1 लाख लोग दहशतगर्दी में शहीद, अपने लोगों पर ड्रोन हमले करवाकर, अमेरिका को जंगी अड्डे देकर, बुकटी को मारकर, बलोचिस्तान के अंदर न खत्म होने वाली शोरिश शुरू करवाकर, लाल मस्जिद जैसे वाक़े करवाकर, मनी लॉन्ड्रिंग के रिकॉर्ड तोड़कर, वोट को इज्जत दो के फेक नारे लगाकर, मुजरिम का इलाज के बहाने लंदन भगाकर, सिंध में मुसलसल 15 साल तक पीपीपी हुकूमत के बाद सिंध को गरीबी और पसमानदगी का तोहफा देकर, अरबों की सियासी रिश्वत देने वाले को सियासी मुफाहमत का चैंपियन बनाकर, इस तमाम तारीख का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तनकीद करनी है तो इस मंदरजा बाला तारीख के जिम्मेदारों पर करें। ये सब भूल कर कोई कैसे इमरान खान पर तनकीद कर सकता है? हाँ, कर सकता है अगर उसका दिमाग काम करना बंद हो गया हो, उसकी जेब में लिफाफे जा रहे हो, उसको ओहदे मिल रहे हो, या ओहदों की उम्मीद हो, या वो कोई दुश्मन का एजेंट हो, या किसी दबाव में ऐसा कर रहा हो, या किसी जाती रंजिश का शिकार हो। कोई जी होश पाकिस्तान के ऊपर बयान की गई तारीख से इनकार नहीं कर सकता, तो कोई जी शूर कैसे इमरान खान पर तनकीद कर सकता है? मैं मुख्तसर अरसे के लिए इमरान खान पर तनकीद पे कौम से माफी मांगता हूं, मैं गलत था, लेकिन ये ज़हन में रखें कि गलती से कोई मुबर्रर नहीं है, तनकीद से कोई मुबर्रर नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी, आपकी बात नहीं कर रहा। आपने जितनी तनकीद करनी है कर रहे हैं, आपने जितना पोस्टमार्टम करना है करें, ये आप पर पाबंदी नहीं है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैंने इमरान खान पे बहुत ज्यादा तनकीद की, लेकिन बाद के हालात ने मुझे गलत साबित किया, उससे पहले 50 साल ने मुझे गलत साबित किया, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ने मुझे गलत साबित किया, तमाम ज़िमनी इलेक्शन ने मुझे गलत साबित किया। आप लोग गवाह होंगे कि इमरान के दौर में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए पीटीआई हारी। रिकॉर्ड निकाल लें। एक डस्का में इलेक्शन हुआ था, क्या हाल किया इन्होंने इमरान का, कितना गंदा किया इमरान को, हालांकि सारा प्लांटेड था, लेकिन फिर भी इमरान की गलतियों में डालते हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में आपको बताया, नून लीग पहले पीपल्स पार्टी का वजीर आला बनाएगी, पीपल्स पार्टी और एहतलाम पार्टी, एहतलाम, गौर से सुना करें, एहतलाम पार्टी हुकूमत बनाएंगी, और फिर उनको हुकूमत बना के दे के नून लीग अपोजिशन में आके बैठ जाएगी। कश्मीर में इमरान इलेक्शन नहीं जीता था, और फिर क्या हुआ? तो आप तनकीद करें, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि इमरान पे तनकीद, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि इमरान पे तनकीद नहीं बनती। आखिरी मुद्दा जो है हमारा, कि वो जो साइंस है पाकिस्तान में इलेक्शन की, वो आपको आंखों देखा हाल सुनाना है, लेकिन 3-4 खबरें रह गई हैं। वो खबरें ये हैं कि IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि हम पाकिस्तानियों से 1020 अरब जमा करेंगे, 1020 अरब, और इनकी मजाल है कि ये नहीं देंगे, इनकी मजाल है कि कोई बोलेगा, इनकी मजाल है कि कोई खड़ा होगा। उनको पता है, उन्होंने पहले वादा कर लिया कि देंगे कैसे नहीं। अगली खबर पे चलें। अगली खबर ये है कि जॉर्जिया मेलोनी, आप जानते होंगे, ये सिंगल मदर हैं और वजीर आजम है इटली की। डोनाल्ड ट्रंप ने हस्बे मामूल टुच्चेपन का मुजाहरा किया। इन्होंने कहा कि जॉर्जिया मेलोनी जो है वो मेरी मिन्नतें करती रही तस्वीर खिंचवाने के लिए।
تو جارجیا میلونی نے کہا کہ نہ اٹلی اور نہ جارجیا میلونی نے کبھی کسی سے بھیک مانگی ہے. میری مقبولیت میرا مسئلہ ہے، مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھو. یہ پچے کو جواب دیا ہے جارجیا میلونی نے. صدر کی بوٹی کیا کہتی ہے؟ صدر کی بوٹی کہتی ہے کہ جو سرکاری فنڈز ہیں وہ امانت ہے. ہائے ہوئے، ہائے چوتیے، ہائے چوتیے قوم کے رہنمو، امانت ہے. جس سے میں نے 11 ارب کا جہاز لیا ہے، جس کے سنا ہے امریکی پائلٹ بھاگ گئے ہیں، جو سنا ہے فور سیل ہے آدھی قیمت پہ، جس سے میں نے تقریباً جو ہے نا 20 ارب کے اشتہار اپنے تھوبڑے لیٹرینوں پہ اور جو ہے نا بیت الخلاؤں پہ، ریڑیوں پہ، درختوں پہ، ہر جگہ میں نے تھوبڑے لٹکائے ہیں، کیونکہ امانت ہے. سرکاری فنڈ امانت ہے. جو جہان کی سرجری تھی پیر کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بالوں تک، وہ میں نے کرا ڈالی ہے کیونکہ امانت ہے. میں نے میر شرافت کی سیٹ ہڑپ کر لی کیونکہ امانت ہے. میں ہار گئی تھی. زندگی کا پہلا الیکشن یہ، اور وہ زرداری والی رنگ برنگی بیٹی ڈب کھڑبی، وہ یہ پہلا الیکشن تھا اور انہوں نے پہلے الیکشن میں کیا کیا. بہرحال اس کے پاس جی امانت ہے، آپ فکر نہ کریں. پیپلز پارٹی کے امجد حسین کو نامزد کیا جا رہا ہے گلگت بلتستان کے لیے. یہ وہ لانتی ہے جو سب سے پہلے عمران خان گئے تو اس نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی، اور اس نے اقرار کیا ہے پوڈ کاسٹ میں کہ عمران خان گئے تو ہمیں بھائی لوگوں نے کہا کہ چلو شاباش شلواریں اتارو. ہم نے اتار دی، کیونکہ نہ ہمارا کوئی باپ ہے، نہ ہمارا کوئی دادا ہے، نہ کوئی ہماری جو ہے نا جڑ ہے، نہ کوئی آگا پیچھا ہے. ہم نے شلواریں اتار دی، اور پھر بھائی لوگ جو کرتے ہیں انہوں نے کیا. خود کہہ رہا ہے. یہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ امیدوار ہے جی. اس کے بعد قطر کا طیارہ پہلی دفعہ منظر عام پہ آیا ہے، اور دنیا میں ابھی تک ایسا طیارہ نہیں بنا جو قطر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا ہے. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اس طیارے کو ایئر فورس 1 بنایا جا رہا ہے، جو ذاتی جہاز ہوتا ہے سرکاری امریکی صدر کا. اس میں جو بیڈ رومز ہیں، اس میں جو کمرے ہیں، وہ دنیا کے کسی جہاز میں نہیں ہے. منگول جب حملہ کرنے جا رہے تھے نا خارزم شاہ پہ، تو عباسی خلیفہ نے کہا تھا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. منگولوں کو یہ وہ لوگ ہیں. انہوں نے بچیاں نہیں نچوائی تھی، جوان بچیاں. یہ وہی ہیں نا، یہ وہی ہیں. بہرحال جی وہ جہاز وہ دیکھنے والا ہے. اگر نہیں دیکھا تو ٹویٹر پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، اس کے اندر دیکھیں، اس کی سونے کی ٹوٹیاں دیکھیں، جدھر ٹرمپ ہگے گا وہ جگہ دیکھیں سونے کی. یہ قطر نے دیا ہے. حالانکہ قطر کے سامنے غزہ، قطر کے سامنے شام، قطر کے سامنے پاکستان. بہرحال یہ ہوتا ہے جی. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد میاں داؤد پاکستان کا غلیظ ترین شخص ہے، وکیل ہے، عدت کیس اور بہت سارے پتنیز نے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی اگر نون لیگی نظر آئے تو احتجاج کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کی طرف دیکھ کر آپ تھوک دیں. یہ میاں داؤد کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف منہ کر کے آپ تھوک دیں. یہ احتجاج کا بہترین طریقہ ہے. اب آپ 8 فروری کو رو رہے ہیں نا، یہ پاکستان کے پہلے الیکشن ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد ویسٹ پاکستان کمپنی کا پہلا الیکشن، اور یہ بندہ یہ آنکھوں دے کا حال بیان کر رہا ہے پاکستان کے پہلے الیکشن کا. الیکشن کا کاروبار، پہلی لائن پہ غور کرنا ہے. الیکشن کا کاروبار کون ہے؟ شہاب صاحب ہیں. صفحہ نمبر ہے 472، شہاب نامہ. الیکشن کا کاروبار بلیک مارکیٹ سے زیادہ وسیع اور دست غیب سے زیادہ طلسماتی ہے. یہ جو دھندا ہے نا، گندا تو ہے، لیکن یہ جو دھندا ہے نا الیکشن کا دھندا، بلیک مارکیٹ اس کے سامنے کیا بیچتی ہے. چنانچہ عوام کے نمائندوں کا چناؤ، یہ ذرا غور سے سنیں، اکثر لاہور، پشاور، حیدرآباد، کراچی اور ڈھاکہ کے شہروں میں بیٹھ کر ہوتا ہے. یہ پہلا الیکشن ہے. اسلام آباد تو دارالحکومت نہیں تھا، ڈھاکہ تھا مشرقی پاکستان میں، کراچی تھا، اہم شہر حیدرآباد، اس کے علاوہ جو ہے نا پشاور، لاہور. یہاں پہ الیکشن ملک میں ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ انتخاب شہروں میں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ شہاب صاحب لکھ رہے ہیں پاکستان کا پہلا الیکشن. سیاسی پارٹیوں کے دفاتر، اسمبلی ہالوں، حکومت کے ایوانوں میں پس پردہ سودا ہوتا ہے.
दसो, टिकट देने और टिकट हासिल करने पर तन मन धन टूई की बाजियां लगती हैं कि कुछ ले लो। कुरान शरीफ के सफ़ों पर वफादारी के हलफनामे तहरीर होते हैं। कुरान, वो इमरान को जो कुरान पे हलफ लिए थे लोगों ने और फिर किधर गए, ये अब की कहानी। अब ये पहला इलेक्शन है, पुरानी दुश्मनियां खत्म, नई दुश्मनियां शुरू होती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के परमिटों का बाजार गर्म होता है, नए ट्रकों और नई बसों के रूट परमिट जारी होते हैं, अदालतों में चलते हुए संगीन मुकदमात बंद हो जाते हैं। पहला इलेक्शन, पहला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो नवाज शरीफ जी ने नस गया, 50 रुपए इंस्टॉम थे। ये पहला इलेक्शन है। शहाब साहब डीसी हैं जंग के, जी हड्डी भी नहीं रही होगी कब्र में। नए इल्जामात और नए मुकदमात की मिसलें खुल जाती हैं। नए मुकदमात, जिस तरह ज़िया ने भुट्टो पे खोला, कल परसों शुएब सडल कहते हैं जो कराची में ऑपरेशन हुआ बड़ा जबरदस्त, और उसके सरबराह शुएब सडल थे। शुएब सडल ने कहा कि जी हमने हुकूमत के कहने पे 99% जो FIR थी वो झूठी काटी। दसो, 99% महाजरों पे। ये कौन करता है, आपको पता है कौन करता है? डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस SHO, माल अफसरों, मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों, थानेदारों, गोरदवारों, वो जो गुरदावर होते हैं, पटवारियों, नंबरदारों, जिमीदारों, गुमाश्तों, सनतकारों, बड़े बड़े ताजरों के जेरे साया इलेक्शन के झुर्रू बड़ी सुरत से, बड़ी तेजी से चलने लगते हैं और वोटरों को भेड़ बकरियों की तरह हांक हांक कर पैदल या छकड़ों में या ट्रकों में लाद लाद कर पोलिंग बूथ पहुंचा दिया जाता है। पहला इलेक्शन, ताकि आजाद मुमलिकत के आजाद शहरी अपना जमहूरी हक अदा करने के लिए कागज की पर्चियां उस संदूकची में डाल आए जिस पर लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, कराची, ढाका की खुशनूदी की मोहर पहले ही सब हो चुकी है। रिजल्ट पहले बन चुके, पहली सब हो चुकी है मोहर। अगर माहौल साजगार है तो पर्चियां डालने के फौरन बाद जुमला वोटरों को आजाद करके बेयार मददगार छोड़ दिया जाता है कि जिस तरह और जिस तरफ उनके सींग समाएं वो बड़ी खुशी तशरीफ ले जा सकते हैं। वरना अगर मुकाबला सख्त है तो वोटरों को एक वक्त का खाना और उनके सरबराहों को नकद नजराना देकर बसदे इज्जत व एहतराम रुखसत कर दिया जाता है। आगे सुनो, जमहूरियत के इस मुजायका खेज ढोंग में बाज वोटरों को अक्सर इतना भी मालूम नहीं होता कि जिसके हक में उसने अपनी पर्ची डाली है वो इंसान है या खंबा। खंबे की कहानी सुने। जब पाकिस्तान बन रहा था तो कांग्रेस के मुकाबले में जंग आजादी को फरोग देने के लिए कायद-ए-आज़म ने अपील की थी कि हर मुसलमान सिर्फ उसको वोट दे जिस पर मुस्लिम लीग का लेबल लगा हुआ हो, खा वो बिजली का खंभा ही क्यों ना हो। कायद-ए-आज़म ने कहा था, मुसलमान अवाम ने अपने महबूब रहनुमा का इरशाद सर आंखों पर लिया और चुन चुन कर ऐसे तार के खंभों को जी भर के वोट दिए कि पाकिस्तान बन भी गया, हुकूमत चल भी पड़ी, हालात मामूल पर भी आ गए, लेकिन ये तार के खंभे बदस्तूर अपनी जगह खड़े रहे, हिले जुले ना, हत्ता के खंभों के तार उलझ उलझ कर झुंझुना झुंझुना कर टूटने लगे, बिजली के बल्ब फ्यूज हो गए, नूर की जगह जुल्मत छाने लगी और मार्शल लॉ की रीत वजूद में आ गई। ये खंभे नहीं है PTI वाले, कौन जानता था इनको? शेर अफजल मरवत शेरू को कौन जानता था? कायद-ए-आज़म ने कहा खंभ को, इमरान ने कहा, लोगों ने खंभों को वोट दिए। एक इलाके के चंद, ये सुनना है प्लीज, ये PTI का जिक्र है, एक इलाके के चंद खाते पीते तालीम याफ्ता नौजवानों ने फैसला किया कि वो आइंदा इलेक्शन के मौके पर किसी किस्म के झुर्रू के दामे फरेब में गिरफ्तार न होंगे, बल्कि राय आमा को आजादाना
اور बेबाकाना तौर पर असरअंदाज करने का जहाद करेंगे। उस इलाके के मुस्तकिल और सनद याफ्ता इज्जत मा वजीर ने यह खबर सुनकर बहुत वाह वाह की। तालीमी तरक्की और जमहूरी बेदारी के उन्वान पर बड़े खुशगवार कसीदे गाए और उन नौजवानों के नेक इरादों पर हुकूमत वक्त की खुशगाली की सनद चिपकाने के लिए वजीर साहब ने उन सब को अपने यहाँ खाने पर मदऊ फरमाया। पुरतकल्लफ दावत पूरी, हंसी मजाक की बातें हुई और जब वो नौजवान काफी की प्यालियां लेकर आराम से सोफों पर बैठ गए तो यकायक कमरा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। इनकलाबी एक या दो रोज बाद जब इलेक्शनों की मुहिम अच्छी तरह सर हो गई, इलेक्शन हो गए, तो ये बुलंद हिम्मत नौजवान भी रिहाई पाकर खैर से बुद्धू घर को आए। ये मुल्क ने बंद कर गया वजीर, जो कहते थे झुर्लू नहीं फिरने देंगे। एक मुजारे की बीवी, 4 बच्चों, 2 बैलों, चंद बर्तनों और कुछ कपड़ों का असासा समेटे सरे राह खाने बदोशों की तरह रोड पर बैठी थी। मैंने जीप रोकी। उसके खाबन ने जिम्मेदार की मर्जी के मुताबिक अपना वोट डालने से इनकार कर दिया था। इस जुर्म की सजा में उसे खड़े खड़े जमीन से बेदखल कर दिया गया। मकान छिन गया। जिम्मेदार के गुमाश्ते मुजारे को पकड़कर थाने ले गए। थानेदार ने चोरी के इल्जाम में उसका पर्चा काटा और बीवी बच्चे अपने 2 बैलों समेत सड़क के किनारे बैठकर जमहूरी राज की बरकतों का फैज पाने लगे। एक अच्छे खासे मुतवस्सित दर्जे के खानदान का सरबरा अचानक लापता हो गया। इलेक्शन के सिलसिले में वो कुछ नापसंदीदा किस्म की अकड़ दिखा रहा था। उसके बेटे ने दरखास्त दी कि इलेक्शन के रोज मेरे बाप को मुखालिफ पार्टी ने उठाकर नहर में फेंक दिया था। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। दरखास्त पर तफ्तीश का हुक्म जारी हुआ। रिपोर्ट आई, मुसम्मी मजकूर अरसे से लापता है। बलोच अरसे से लापता है। पिसर मुसम्मी यानी उसका बेटा मजकूर का इल्जाम बेबुनियाद है, क्योंकि उम्मीदवार जीत गया था। चुनाचे पिसर मजकूर को जेर जुर्म कानून द्रोह गोई, झूठ बोलने पर पर्चा काटा जाता है और चालान भेजा जाता है बेटे पे। मेरा बाप लापता है, मेरा बाप लापता है, उससे पर्चा कट गया। जरुल आसिम को रोने पे हो कि दी मंजुम सूर को। आगे सुनो। एक दूर अफ्तादा कस्बे में एक मौलवी साहब थे, पाकीज़ा सूरत, पाकीज़ा सीरत, इल्म फजल से बहरामंद, खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार, ज़ईफी और नहीफी में भी जवानों से ज्यादा हिम्मत और अज़म के मालिक। उन्होंने एक दारुल उलूम और एक हाई स्कूल भी कायम कर रखा था। बच्चों से कोई फीस न ली जाती थी। किताबें स्कूल की तरफ से मुफ्त तकसीम होती थी। उस इलाके की बेशतर आबादी मौलवी साहब के खलूस की कायल और उनकी बुजुर्गी की अकीदतमंद थी। गरीब से गरीब किसान भी फसल आने पर हस्ब तौफीक गंदम या कपास या चावल मौलवी साहब के बैतुल माल में डाल आता था, जिससे स्कूल भी चलता था, दारुल उलूम भी, और यूं भी कई तरह से गरीब गुरबा की इमदाद होती रहती थी। इस तजर्बे की कामयाबी ने हिम्मत बढ़ाई और मौलवी साहब को शौक हुआ कि स्कूल को वुसअत देकर कॉलेज बना दिया जाए, और अगर कॉलेज भी चाल निकले तो इस बुनियाद पर एक मुकम्मल इस्लामी यूनिवर्सिटी की दाग बेल डाली जाए। मंसूबा बुलंदो बाला था और इसको पाया तकमील तक पहुंचाने का शौक रफ्ता रफ्ता जुनून की सूरत अख्तियार कर गया। मौलवी साहब के बहुत से अकीदतमंद जिंदगी का गर्म सर देखे हुए थे। उन्होंने राय दी कि ऐसे आलीशान मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए जरूरी है कि मौलवी साहब सूबाई असम्बली में मेंबर बनकर जाएं और वहां अपने तालीमी अज़ाइम के हक में आवाज उठाएं। मौलवी साहब गोशा नशीन बुजुर्ग थे, सियासी रेशा दवानियों से अलग थलग, इक्तदार की हवस से बेनियाज, लेकिन अपने तालीमी मंसूबों की तड़प में वो चारों नाचार सियासत के मैदान में उतर ही आए और अगले इलेक्शन में किसी सियासी पार्टी से नाता जोड़े बगैर एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हो गए। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वो सब सियासी जमातों के साथ मसावी सलूक रखें ताकि उनके तालीमी प्रोग्राम को उनकी हमायत यकसा तौर पर हासिल हो सके। अपने इलाके में दूर दूर तक मौलवी साहब का डंका बज रहा था। लोगों ने जोक दर जोक टोलियां बनाकर
उनके नाम वोट डाले। यहां तक कि सूबे में जिस जगह सबसे ज्यादा औरतों के वोट डाले गए वो मौलवी साहब ही का हलका था। बहुत सी औरतों ने अकीदत के जोश में फतवा सादिर कर दिया था कि जो मर्द मौलवी साहब को वोट न देगा उसका निकाह अपनी बीवी से टूट जाएगा। इलेक्शन के रोज गांव की औरतें टोलियां बनाकर निकली और हमदो सना और गीत और नातें गाती मौलवी साहब की संदूकची में अपने वोटों के अलावा अकीदत में चांदी के छोटे छोटे जेवर, नकदी नोट, रेशम के धागे भी डाल आईं। सारा हल्का सियासत की बासी कड़ाई में खिदमत और खुलूस का ये उबाल एक नया अजूबा था। शाम को जब वोटों की सरबमोहर संदूकचियां मुसल्ला कांस्टेबलों की हिफाजत में तहसील के खजाने में पहुंच गई तो रातों रात सियासत का झुरलू गर्दिश में आया, क्योंकि संदूकचियां मौलवी साहब के वोटों से भरी हुई थी। तो झुरलू गर्दिश में आया और सुबह होते होते किबला मौलवी साहब तो अपने हुजरे में बैठे के बैठे रह गए और उनका वो हरीफ भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत गया जो पिछले कई साल से असेंबली की इस वरासी नशिस्त का जानशीन बना बैठा था, जिसके सर पर सरकारी खुशनुदी का साया, जनरल आसिम मुनीर का हाथ, नदीम अंजुम का साया और हाथ में एक नजम सियासी पार्टी का झंडा था, और जिसके घर में 3 मनकूहा बीवियों के अलावा लातादाद और बहुत सारे कुत्ते थे और कई दूसरी तरह के लवाजमात भी मौजूद थे। 20 कनालां दी कोठी विच 5 हजारों 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीजा कित्थों आईयां। ये पहला इलेक्शन है, पहला इलेक्शन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।